किसी चीज को, क्षतिपूर्ति। है ना। हाँ, क्षतिपूर्ति बेसिकली। तो कंपनसेट करना है किसी को, किस चीज को कंपनसेट करना है? अब अगर पावर सिस्टम के टर्म में बात करें तो हम लोग पावर का कंपनसेशन करना है, ठीक है। पावर कौन से पावर का कंपनसेशन करना है हमारे लिए ज्यादा जरूरी है? रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। रिएक्टिव पावर। हाँ, रिएक्टिव पावर का क्यों? रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना क्यों जरूरी है? एक्टिव पावर को क्यों नहीं? तो यदि सब रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करते तो हैं एक्टिव पावर तो पहले से काम में आ ही रहा है। लेकिन ये भी तो बात है ना कि अगर रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर देंगे तो कहीं ऐसा मत हो कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है जिसके कारण एक्टिव पावर फ्लो कर रहा है, ये कहीं अफेक्टेड हो जाए। ये भी तो चीज ध्यान देना होगा ना। तो सर लोड में जितना रिएक्टिव पावर चाहिए वो तो जाता ही है, रिएक्टिव पावर को बाहर से देते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा के जैसे कैपेसिटर या फिर इसको अलग से देते हैं। लोड में जितना भी रिएक्टिव पावर चाहिए वो तो सर हमेशा फ्लो होता ही रहता है। तो रिएक्टिव पावर का पर्पस अगर समझ रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या है, अगर रिएक्टिव पावर को भी हम लोगों को फ्लो करवाना हो विद एक्टिव पावर, ठीक है, तब क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, फ्लो हमारा क्या करता है? एक्टिव पावर ही यही फ्लो करता है हमारा, ठीक है। कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो नॉर्मली क्या फ्लो कर रहा है? एक्टिव पावर, ठीक है। वो कितना फ्लो कर रहा है? P इक्वल टू, हम लोग निकाल सकते हैं जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है सर EF V बटे XD sin हाँ, ठीक है। तो दोनों इनका वोल्टेज पता है, उस लाइन का हमको रिएक्टेंस पता है, टोटल इम्पिडेंस, पावर एंगल पता है, तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कितना एक्टिव पावर फ्लो कर रहा है उस ट्रांसमिशन लाइन में। तो जितना पावर फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कंडक्टर डिजाइन करना पड़ेगा, कंडक्टर की कैपेसिटी, ठीक है, वो उतना होना चाहिए कि उस पावर को सस्टेन कर सके फ्लो करने के लिए। लेकिन अगर उसी एक्टिव पावर के साथ रिएक्टिव पावर को भी फ्लो करना है, हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि अगर एक्टिव पावर के साथ रिएक्टिव पावर को भी फ्लो करने की जरूरत है, तब अकॉर्डिंगली कंडक्टर के साइज को भी हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, यूजफुल पावर क्या है हमारे लिए? सिर्फ एक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर को फ्लो करवाने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ पर्पस हमारा क्या है? जस्ट टू प्रोवाइड अ पाथ, just to create a magnetic field so that active power can flow easily, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि जो रिएक्टिव पावर है वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा तो नहीं है या उससे कम नहीं है ना कहीं, ठीक है। इसलिए रिएक्टिव पावर के कंपनसेशन की जरूरत पड़ती है। एक्टिव पावर को कंपनसेट करेंगे दैट मीन्स जितना हम लोग भेज रहे हैं वो हमारा वहां पर रिसीविंग एंड पे नहीं पहुंचेगा, कंपनसेट कर देंगे तो कम ही पहुंचेगा। तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है नहीं ना, कंपनसेट किस चीज को करना है? एक्टिव पावर को नहीं, रिएक्टिव पावर को। अगर रिएक्टिव पावर हमारा ज्यादा है तो उसको कंपनसेट करके उसको अपने लेवल पे लाना होगा जो उसका रेंज है, अगर कम है तो उसको इंक्रीज करके सर्टेन लेवल तक ले जाना होगा। तो ये हम लोगों को कंपनसेट करने की जरूरत है रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो कंपनसेट जो है, नॉर्मली हम लोग जो कंपनसेशन की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा लोड कंपनसेशन और दूसरा लाइन कंपनसेशन।
लोड कंपनसेशन किसको कहते हैं हम लोग? स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि लोड कंपनसेशन क्या है? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, रिएक्टिव पावर को इस तरह से मैनेज करना है कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई को हम लोग इम्प्रूव कर सके, स्पेशली द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर लेवल। ठीक है, तो यही हम लोग कहलाता है लोड कंपनसेशन। बेसिकली क्या है? मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं ताकि वोल्टेज और पावर फैक्टर जो है हमारा, इसके क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये जो है इसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ठीक है, लोड कंपनसेशन को 3 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? फर्स्ट, बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था। ठीक है, सेकंड, पावर फैक्टर करेक्शन, एंड द थर्ड, लोड बैलेंसिंग। तो लोड कंपनसेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। क्यों हम लोग करते हैं लोड कंपनसेशन? in order to provide the better voltage profile, power factor correction and load balancing. better voltage profile कहने का क्या मतलब हुआ? It means the variation in voltage that occurs due to imbalance in the generation and consumption of reactive power in the system. Agree? वोल्टेज का वेरिएशन हमारा होते रहता है सिस्टम में ड्यू टू सम इनबैलेंस इन द पावर जनरेशन एंड द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टिव पावर। ठीक है, if the generated reactive power is more than the consumption, जितना हमारा रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन है उससे ज्यादा अगर जनरेट कर रहे हैं, तब क्या होगा? वोल्टेज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। रिएक्टिव पावर हमारा किस पे डिपेंड करता है? वोल्टेज पर, और एक्टिव पावर पावर एंगल पर, ये तो पता ही है। तो अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा रिएक्टिव पावर जो जनरेट हो रहा है वो कंजम्पशन से ज्यादा है, तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। या रिएक्टिव पावर का जो जनरेशन हो रहा है वो हमारा कंजम्पशन से कम है, तो वोल्टेज हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो वेरिएशन ये हो रहा है, आइदर द रिएक्टिव पावर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसके कारण वोल्टेज का जो वेरिएशन हो रहा है, so that should be within the limit, and that limit is approximately around 5% of the rated value. ठीक है, अगर 5% के आसपास ये वेरिएशन है रेटेड वैल्यू का, तब हमारा जो भी ऑपरेशन है दैट इज एफिशिएंट ऑपरेशन। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि रिएक्टिव पावर जो है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि ये वोल्टेज लेवल का जो वेरिएशन है ये हमारा 5% के रेंज तक ही लिमिट रहे, एक्सीड ज्यादा ना करें। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ये रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसको कंपनसेट कैसे करेंगे हम लोग रिएक्टिव पावर को। तो एक मेथड इसके लिए बताया गया है कि वोल्टेज प्रोफाइल को जो हम लोग इम्प्रूव करें। ठीक है, इस वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का अगर हम लोग यूज करें तो वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव कर सकता है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम का क्या मतलब हो गया? इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मतलब है डिफरेंट जनरेटिंग यूनिट्स है, ठीक है, डिफरेंट लोड है हमारे, डिफरेंट मशीन्स है, इन सबको इंटरकनेक्ट कर दे एक दूसरे से। ठीक है, याद होगा फर्स्ट क्लास में भी बताए होंगे जब सब स्टेशन का डायग्राम एसएलडी के बारे में बता रहे थे, इंटरकनेक्शन क्या चीज है।
ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है। तो जब डिफरेंट जनरेटिंग प्लांट्स और सभी लोड्स को हम लोग इंटरकनेक्ट कर दे तो ये हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा नेटवर्क जो है ये काफी लंबा नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस नेटवर्क का साइज जो काफी बड़ा हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, हमारा इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क that will be negligibly small, and with the help of that the voltage profile it could be improved। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि इतना बड़ा हमारा नेटवर्क हो जाएगा कि उसमें कहीं भी फॉल्ट होगा तो पूरा का पूरा हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाई पावर रेटिंग्स के, हाई कैपेसिटीज के काफी सोफिस्टिकेटेड हम लोगों को प्रोटेक्शन स्कीम्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन या बैकअप प्रोटेक्शन, इस तरह से हम लोगों को एक पूरा डिजाइन करना पड़ेगा एक प्रोटेक्शन सिस्टम इस पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए। तो ये एक तरीका है हमारा वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने का, लेकिन साथ ही साथ अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट हो तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, पावर फैक्टर करेक्शन। ठीक है, तीन था ना ये हमारा, तीन मेजर ऑब्जेक्टिव लोड कंपनसेशन का। तो ये फर्स्ट था बेटर वोल्टेज प्रोफाइल और दूसरा है पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन करने का क्या मतलब हुआ, जैसा कि अभी इससे पहले बता रहे थे, पावर फैक्टर हमारा जो हो वो इम्प्रूव होना चाहिए हमेशा। ठीक है, पावर फैक्टर अगर एक के आसपास है, यूनिटी पावर फैक्टर के आसपास अगर हमारा पूरा ऑपरेशन है, ठीक है, तो वो हमारा सबसे बेटर, सबसे एफिशिएंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो कोशिश हम लोगों को करना है कि पावर फैक्टर हमारा नियर बाय यूनिटी रहे। इसीलिए कई बार क्या होता है कि पावर फैक्टर अगर काफी कम होता है, एक सर्टेन लिमिट सपोज 0.85 या समथिंग, उससे नीचे अगर पावर फैक्टर होगा तब क्या होगा कि जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज है, ठीक है, वो पेनाल्टी भी कई इंडस्ट्री सबको इम्पोज करते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन पावर फैक्टर, उसके बाद क्या होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो रिएक्टिव पावर ज्यादा हमारा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा ड्रॉ करेगा, रिएक्टिव पावर करेगा ना, ये याद है ना अभी ट्राइंगल, ये पावर ट्राइंगल। पावर फैक्टर अगर हमारा डिक्रीज करेगा, सपोज 0.8 से कम हो गया पावर फैक्टर, 0.7 हो गया, तब ये क्या होगा, ये सिचुएशन आ जाएगा। अगर इसको kVAR2 को हम लोग 0.8 कहे तो ये 0.7 क्या हो गया, kVAR1, तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव पावर हमारा इंक्रीज कर गया इस केस में। ठीक है, रिएक्टिव पावर हमारा इंक्रीज कर गया, ज्यादा रिएक्टिव पावर हो गया, तो अब इसको कंपनसेट करने की जरूरत है। कंपनसेट इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, बाई एडिंग अ कैपेसिटर। कैपेसिटर को ऐड किया तो ये कंपनसेट करके हम लोग इसको kVAR1 को ले आए kVAR2 तक। ठीक है, तब ये 0.7 से 0.8 पर आ गया, तो इम्प्रूव कर गया हमारा पावर फैक्टर। समझ में आ रही बात, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, पावर फैक्टर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, पावर फैक्टर एक सर्टेन लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। और तीसरा है हमारा लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे लोड कंपनसेशन का, लोड हमारा बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ड्यू टू अनबैलेंस लोड क्या होगा, अगर हमारा थ्री फेज सिस्टम है और अनबैलेंस लोड होगा तब क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट हमारा सिस्टम में फ्लो करेगा। ठीक है, और नेगेटिव, ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट क्या होगा, हमारा जो भी मशीन्स है, ठीक है, जो भी ऑपरेट कर रहा है वो हमारा डैमेज हो सकता है। तो इसलिए लोड हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोड कंपनसेटर का यूज करते हैं बेसिकली।
इन ऑर्डर टू बैलेंस द लोड। और लोड कंपनसेटर इस तरह का होना चाहिए कि it would provide controllable and variable reactive power। लोड कंपनसेटर जो इस हम लोग यूज करेंगे वो कंट्रोलेबल एंड वेरिएबल रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करें हम लोग, ठीक है। और ये तीनों फेज के लिए सेपरेटली इंडिपेंडेंटली वर्क करें, ठीक है। और एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मेंटेन करें एट द टर्मिनल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को लोड कंपनसेटर का यूज करके भी लोड को बैलेंस करने की जरूरत है। तो आज के क्लास तक फिलहाल इतना। सो टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में हम लोग देखे थे कि कंपनसेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर का क्या रोल है हमारे पावर सिस्टम में, तो ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। और ये भी बताए थे कि मेनली दो तरह के होते हैं कंपनसेशन, लोड कंपनसेशन और लाइन कंपनसेशन। तो लास्ट क्लास में बता चुके थे कि लोड कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है। तो लोड कंपनसेशन के बारे में हो गया था। अब नेक्स्ट हमारा था लाइन कंपनसेशन, ठीक है। लाइन कंपनसेशन क्या होता है? लोड कंपनसेशन में पहले कोई बताओ कि क्या होता है, लोड कंपनसेशन क्या बताए थे, तब फिर उसके बाद लाइन कंपनसेशन को बताते हैं। लोड कंपनसेशन के केस में क्या करते थे हम लोग? कोई भी बताओ, याद है कुछ? नहीं देखे उसके बाद से कुछ? ये याद आ रहा? लोड कंपनसेशन में हम लोग क्या करते थे? लोड को कंपनसेट करते थे। बेसिकली हमारा पर्पस क्या था? रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना, ठीक है। रिएक्टिव पावर को कंपनसेट हम लोग क्यों करते थे? उसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था लोड कंपनसेशन का? कि हमारा वोल्टेज प्रोफाइल जो है वो इम्प्रूव करे, पावर फैक्टर जो है वो हमारा करेक्ट हो, एक सर्टेन लेवल से नीचे नहीं जाए, और लोड बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्पस था लोड कंपनसेशन का। अब आते हैं लाइन कंपनसेशन पे। तो नॉर्मली हमारा होता क्या है ट्रांसमिशन लाइन में, अगर पावर सिस्टम की बात करें तो हमारा कोशिश क्या रहता है कि जो वोल्टेज प्रोफाइल है, ठीक है, वो फ्लैट रहे, मतलब कि ट्रांजिएंट कम से कम, ठीक है। एक नॉर्मल यूनिफॉर्म फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल हमारा हमेशा बना रहे, कम से कम ट्रांजिएंट हो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? आइडियल केस की अगर बात करें तो आइडियली जो लोड है, ठीक है, वो लोड हमारा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर अगर हो तभी हमारा आइडियल केस आता है, बिल्कुल बैलेंस्ड सिस्टम है। परफॉर्मेंस ऑफ लाइन में भी पढ़े होंगे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है पावर सिस्टम 1 में, याद है? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो जो हमारा लाइन का लोड है अगर दैट इज इक्वल टू द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, तो वो हमारा आइडियल केस होगा, बैलेंस बिल्कुल सिस्टम होगा, बिल्कुल आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल हमारा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। लोड क्या है हमारे सिस्टम में? लोड हमारा वेरी करते रहता है ऑल टाइम, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है लोड, हमेशा कीप ऑन चेंजिंग ऑलवेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है वो भी वेरी करना चाहिए, तब तो फिर मैच करेगा ना, जो हमारा लोड रिक्वायरमेंट है उसके इक्विवेलेंट सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होना चाहिए, ठीक है। उसका अप्रोक्सीमेटली हमारा मैच करना चाहिए हमेशा। तो जैसे जैसे लोड वेरी करता है वैसे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग भी वेरी करना चाहिए उसी के साथ,
ये हमारा टारगेट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं वहां पर लाइन कंपनसेटर का। ठीक है, लाइन कंपनसेटर कहने का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रिकल, कुछ एक अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिकली, या सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं टू कंपनसेट द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन। ठीक है, सो दैट द लोडिंग ऑफ द लाइन इज इक्वल टू द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज करें हम लोग अपने सर्किट में, अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। ठीक है, लाइन को कंपनसेट करते हुए, सो दैट सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर ही हमारा, सॉरी, लोड के बराबर हमारा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो। ठीक है, सो दैट आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल हम लोगों को मिलता रहे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, टेंस टू आइडियल वोल्टेज प्रोफाइल कह सकते हैं। तो यही हमारा मेन पर्पस है लाइन कंपनसेशन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, ठीक है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लाइन कंपनसेशन का, तो उसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा फेरेंटी इफेक्ट इज मिनिमाइज्ड सो दैट अ फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल विल एग्जिस्ट ऑन द लाइन फॉर ऑल लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन कंपनसेशन का एक हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। फेरेंटी इफेक्ट क्या चीज है जिसको कि हम लोग मिनिमम रखने की बात कर रहे हैं? फेरेंटी इफेक्ट याद है? सर पावर रिसीविंग एंड फैक्टर, हाँ बताओ। सर रिसीविंग एंड वोल्टेज ज्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से ड्यू टू कैपेसिटिव नेचर ऑफ लाइन। ड्यू टू कैपेसिटिव नेचर ऑफ लाइन, रिसीविंग इन कैपेसिटी या वोल्टेज, फिर हाई लोड पर। हाई लोड पर, रिसीविंग इन वोल्टेज लोड पर is greater than sending in voltage at no load condition. Okay, under no load condition the receiving in voltage is greater than the sending in voltage. जितना हम सेंड नहीं कर रहे उससे ज्यादा हमारा रिसीविंग इन वोल्टेज शो कर रहा है अंडर नो लोड कंडीशन। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू सम कैपेसिटिव करंट इफेक्ट। ठीक है, तो यही हमारा होता है फेरेंटी इफेक्ट। तो इस चीज को हम लोगों को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो ये एक हमारा है लाइन कंपनसेशन। इस चीज को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटिव इफेक्ट हमारा वहां पर ज्यादा आ रहा है, उसको मिनिमाइज करेंगे ड्यू टू सम मॉडिफिकेशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, उसको कंपनसेट करेंगे, जो भी चीज, जो भी रीजन है उस चीज को। ये एक हमारे पर्पस है। दूसरा क्या है पर्पस? अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन ऑफ द अल्टरनेटर विल बी अवॉइडेड and an economical mean of reactive power management will be achieved. ठीक है, क्या कहने का मतलब है? अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर विल बी अवॉइडेड। अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन को क्यों अवॉइड करना चाह रहे हैं हम लोग? अल्टरनेटर के अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन में क्या होता है? याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ओवर एक्साइटेड ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन। अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन से क्या होगा? तो प्रॉब्लम उससे जरूर अराइज हो रहा होगा, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, है ना? तो अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन के केस में क्या होगा हमारा? ओवर एक्साइटेड में क्या है? पिछले बार हम लोग बात कर रहे थे जो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में क्या हो रहा था? इट एक्ट्स एज ए कैपेसिटर, यही हो रहा था ना, पावर फैक्टर करेक्शन इंप्रूवमेंट में जो हम लोग बात कर रहे थे। अंडर एक्साइटेड के केस में क्या होगा हमारा? लैगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, लैगिंग करंट होगा। तो इस सिचुएशन को हम लोगों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरत है कि लाइन को हम लोग कंपनसेट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको डिफरेंट सेक्शन में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है,
इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, जो कि छोटा छोटा सेक्शन होता है, और वो हर एक सेक्शन को फिर हम लोग कंपनसेट करते हैं। एक पूरे कंप्लीट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को कंपनसेट करना वो एक काफी बड़ा टीडियस टास्क होगा और काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए पूरे ट्रांसमिशन लाइन को डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स, स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और फिर इंडिविजुअल सेक्शंस को हम लोग कंपनसेट करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। और क्या है हमारे लाइन कंपनसेशन, हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्यों इसका जरूरत है? द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल बी इनहांस्ड and hence stability margin increases. Power transfer capability of the system will be enhanced. ठीक है, कितना पावर ट्रांसमिट कर सकता है, कितना ट्रांसफर कर सकता है पावर, ये कैपेसिटी हमारा इंक्रीज हो जाए विद द हेल्प ऑफ लाइन कंपनसेशन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, पावर कैसे हमारा इंक्रीज करेगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी? E into V divided by X into sin delta, यही होता है ना। रिएक्टेंस घटा देंगे तो सर increase होगा। रिएक्टेंस अगर हम लोग हटा दें तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर P हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंस कैसे घटेगा हमारा, कैसे कम होगा वहां पर? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कैपेसिटर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन लाइन के, सो दैट जो हमारा नेट रिएक्टेंस है, ठीक है, टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी होगा, with the inclusion of, with the addition of this capacitor in series with the transmission line, overall reactance हमारा reduce हो जाएगा। ठीक है, तो जब ओवरऑल रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज अ काइंड ऑफ लाइन कंपनसेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया तरीका लाइन कंपनसेशन करने का। तो बेसिक हमारा पर्पस, अगर कोई पूछे कि लाइन कंपनसेशन हम लोग क्यों करना चाहते हैं, क्या हमारा मेन पर्पस है, तब हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट गारंटी इफेक्ट जो है वो हमारा मिनिमाइज हो। ठीक है, दूसरा अंडर एक्साइटेड ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो हमारा मिनिमाइज हो, और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है वो हमारा इंक्रीज करे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंपनसेशन, एक हो गया लोड कंपनसेशन और दूसरा लाइन कंपनसेशन। इसके अलावा कंपनसेशन जो है और भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इसको कैटेगराइज करने का, तो हम लोग कहते हैं सीरीज एंड शंट कंपनसेशन। थोड़ा बहुत इसके बारे में लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, सीरीज एंड शंट कंपनसेशन पावर सिस्टम में। ठीक है, याद है कुछ इसके बारे में, सीरीज और शंट कंपनसेशन क्या होता है? ये सर रिएक्टिव पावर को सर बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करना है ऑब्वियसली, कंपनसेशन हम लोग जब भी कर रहे हैं लाइन में, तो हमारा पर्पस ही है कि रिएक्टिव पावर को बैलेंस करना, उसको कंपनसेट करना। ज्यादा है तो कम कर दे और कम है तो उसको इंक्रीज करे। तो शंट कंपनसेशन क्या होता है? A device that is connected in parallel with a transmission line, that is called shunt compensator, while a device is connected in series with the transmission line is called series compensator। ठीक है, अगर हम लोग
किसी डिवाइस को जिसका कि पर्पस है, उस डिवाइस का पर्पस है कंपनसेट करना, उसको अगर पैरेलली कनेक्ट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे तो उसको शंट कंपनसेटर हम लोग कर सकते हैं, और उसको ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज कंपनसेटर। सिंपल सी चीज है, ठीक है। चलिए नाम सिर्फ उसका अलग कर दिया है उसके कनेक्शन के हिसाब से, पर्पस उसका सेम है, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट कर दिया तो शंट कंपनसेटर नाम दे दिए, सीरीज में किया तो सीरीज कंपनसेटर, नाम सिर्फ अलग हो गया। तो शंट कंपनसेटर जो है नॉर्मली हम लोग उसको ट्रांसमिशन लाइन के मिड पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। शंट कंपनसेटर को ट्रांसमिशन लाइन के मिड पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, और शंट कंपनसेटर जो है आइडियल शंट कंपनसेटर की अगर बात करें तो दैट इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। आइडियल शंट कंपनसेटर is similar to an ideal current source, and an ideal series compensator is behaving like an ideal voltage source, ठीक है। पर पर्पस क्या है हमें, ये हम लोग कह रहे हैं कि सीरीज कंपनसेटर या शंट कंपनसेटर है, ठीक है। इसका हमारा मेन पर्पस क्या है सीरीज और शंट कंपनसेटर का, वन बाय वन अगर देखते हैं हम लोग। आइडियल शंट कंपनसेटर, इसका पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। वोल्टेज प्रोफाइल हम लोग इम्प्रूव करेंगे। दूसरा क्या है, इम्प्रूविंग पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव करने का मतलब हो गया पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है वो हमारे इम्प्रूव करें। देन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी मार्जिन, स्टेबिलिटी मार्जिन इम्प्रूव करने का क्या मतलब हुआ कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टेबल, ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है। तो पावर ट्रांसफर का कैपेबिलिटी है वो हमारा इम्प्रूव करेगा, सिस्टम हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। और चौथा क्या है, इम्प्रूविंग डैम्पिंग टू द पावर ऑसिलेशन, जो भी ऑसिलेशंस होते हैं ड्यू टू हार्मोनिक्स, स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की जो बात करते हैं हम लोग पावर सिस्टम में, तो उसके डैम्पिंग को हम लोग इम्प्रूव करें ताकि ये जो ऑसिलेशंस है उसको इजीली डैम्प आउट कर सके, उसको डैम्प आउट करने की कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव करे, ठीक है। तो ये हमारा रोल है आइडियल शंट कंपनसेटर, ठीक है। आइडियल सीरीज कंपनसेटर का क्या हमारा रोल है, क्या पर्पस है, द इम्पैक्ट ऑफ द सीरीज कंपनसेटर ऑन वोल्टेज प्रोफाइल, ठीक है। वोल्टेज प्रोफाइल हमारा जो है वो भी इंप्रूव करेगा, यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, इंप्रूविंग द पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अल्टरनेट मोड ऑफ वोल्टेज इंजेक्शन, वोल्टेज कैसे हम लोग इंजेक्ट करें सिस्टम में उसका एक अल्टरनेट ये तरीका है, ये कहना है हमारा सीरीज कंपनसेटर के बारे में। इम्प्रूव द स्टेबिलिटी मार्जिन, ठीक है, एंड द कंपैरिजन ऑफ द टू मोड ऑफ द ऑपरेशन। तो बेसिकली पर्पस अगर देखा जाए तो शंट और सीरीज कंपनसेटर का मोरलेस इक्वल ही है, ठीक है। वोल्टेज प्रोफाइल को इंप्रूव करना, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंप्रूव करना, स्टेबिलिटी मार्जिन को इंप्रूव करना, पर्पस हमारा करीब करीब एक ही जैसा है। सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है कि इसको हम लोग सीरीज में यूज कर लेते हैं तो सीरीज कंपनसेटर कह रहे हैं, शंट पैरेलली यूज कर रहे हैं तो शंट कंपनसेटर कह रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज पर्पस हमारा करीब करीब सेम ही है दोनों का, सीरीज कंपनसेटर शंट कंपनसेटर। अब आता है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनसेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसका कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अभी प्रेजेंट जो भी हमारा सिचुएशंस है, जो भी पावर सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं कंपनसेटर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनसेटर है, अलग अलग जगह पर हम लोग यूज करते हैं। इनिशियली सबसे पहले 1960 1970s की अगर बात करें, उस समय हम लोग यूज करना शुरू किए थे स्टैटिक बार कंपनसेटर सबसे पहले, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन शंट कंपनसेटर, स्टैटिक बार कंपनसेटर, एसवीसी इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। आज के दिन में भी इसका हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं बहुत सारी जगह एसवीसी का। इसका पर्पस हमारा क्या था, लोड कंपनसेट करना, ठीक है। जो लार्ज इंडस्ट्रियल लोड होता है
वहां पर लोड को कंपनसेट करना बाय प्रोवाइडिंग द रिएक्टिव पावर सपोर्ट। ठीक है, तो यही हमारा पर्पस है। पर्पस सबके लिए वही है, कंपनसेटर जहां भी हम लोग बात करें रिएक्टिव पावर के टर्म में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक वार कंपनसेटर हम लोग शुरू में यूज करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुआ, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज इंप्रूव किया। ठीक है, उसके बाद थायरिस्टर्स हमारा फंक्शन में आ गया। थायरिस्टर फंक्शन में आया तो फिर हम लोग यूज करना शुरू किए स्टैटिक कंपनसेटर, इसको कि हम लोग स्टैटकॉम भी कहते हैं। ठीक है, ये भी एक नाम है। ये क्या होता है, बेसिकली हमारा एक सिंक्रोनस वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ड्राइव करने के लिए डीसी स्टोरेज कैपेसिटर का यूज करते हैं। या हम लोग इसको एसी के थ्रू भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर। तो स्टैटिक कंपनसेटर का फिर हम लोग धीरे धीरे यूज करना शुरू किया अपने पावर सिस्टम में। ये भी बेसिकली एक हमारा शंट कंपनसेटिंग डिवाइस है, पैरेलली इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग अपने सिस्टम में। तो एक हो गया हमारा पहले स्टैटिक वार कंपनसेटर, सबसे पहले हम लोग यूज करना शुरू किया एसवीसी, उसके बाद स्टैटिक कंपनसेटर, ठीक है, जिसको कि स्टैटकॉम हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग यूज करना शुरू किए थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेटर। बेसिकली इट इज अ थायरिस्टर बेस्ड सीरीज कंपनसेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग फायरिंग एंगल वगैरह को मॉडिफाई करते हैं, उसको चेंज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल करते हैं रिएक्टिव पावर को। ठीक है, ये सब डिटेल्स में अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि उतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ टाइप्स के बारे में जानना था इस सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में और डिटेल में तो पावर सिस्टम में ही पढ़ोगे, सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि टाइप्स क्या है वो तो बता दिए, और कौन कौन से यूज करते हैं हम लोग कंपनसेटर नॉर्मली, सिर्फ उसका एक नाम बता दे रहे बेसिकली। और थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपनसेटर, उसके अलावा हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर SSSC। ठीक है, इसको हम लोग सीरीज में यूज करते हैं नॉर्मली लाइन के साथ। ठीक है, सीरीज कंपनसेटर ये है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनसेटर है जो कि हम लोग आज के दिन मॉडर्न डेज में यूज करते हैं अपने पावर सिस्टम में। तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ द compensation and different types of the compensator that we are using in recent days.